हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एपीओ और पीसीएसजे परीक्षाओं में इसके पूर्व पूछे जा चुके हैं और यह आगे की तैयारी के लिए, चाहे वो जुडिशरी की कोई भी एग्ज़ाम हो, उसकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को। पहला, सीआरपीसी की किस धारा के अधीन न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन करने का विवेकाधिकार है? तो यह विवेकाधिकार सीआरपीसी की धारा 311 के तहत न्यायालय को है। इसके तहत न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पे किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन कर सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट, अ पर भाषा के आधार पर दो समूहों के मध्य दुश्मनी फैलाने का आरोप है। इस अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने से पूर्व सीआरपीसी के अंतर्गत किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? तो इसके बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 196 में दिया गया है कि इसके लिए ऐसे अपराध जो कि आईपीसी की धारा 153 ए, 295 ए, धारा 505 के तहत जो अपराध किए जाते हैं, तो ऐसे अपराधों का संज्ञान लेने से पहले न्यायालय को केंद्र अथवा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 145 के अधीन अस्थावर संपत्ति के बारे में विवाद में कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस प्रश्न का निर्णय कर सकता है? तो 145 के अधीन जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है वो वास्तविक कब्जे के बारे में विनिश्चय करता है कि उस संपत्ति पर जिसके बारे में विवाद है, विवाद के ठीक 2 महीने पहले वास्तविक कब्जा किस व्यक्ति का था। नेक्स्ट, निम्नांकित पर विचार कीजिए। पहला, प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध होने की सूचना मात्र है। सही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने आप में एक सारभूत साक्ष्य है, तो ये सारभूत साक्ष्य नहीं होती है। कभी कभी इसका प्रयोग मृत्युकालिक कथन या संपोषक साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है, लेकिन यह सारभूत साक्ष्य नहीं है। इस प्रकार पहला विकल्प सही है और दूसरा गलत है। पहला विकल्प। नेक्स्ट, मुस्लिम माता पिता के बच्चे सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के हकदार नहीं हैं, तो ये गलत है क्योंकि भरण पोषण के हकदार हैं वो। दूसरा, यदि तलाकशुदा पत्नी के साथ रहते हैं तो सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के हकदार नहीं हैं, तो ये भी गलत है। भरण पोषण के हकदार हैं, तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, वारंट मामले का आशय ऐसे अपराध से संबंधित है जो तो मृत्युदंड से दंडनीय है, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा 2 वर्ष से अनधिक कारावास से दंडनीय है, तो ये गलत है। इस प्रकार चौथा विकल्प सही है। वारंट मामले को धारा 2 के एक्स में परिभाषित किया गया है। इसके तहत वारंट मामला से तात्पर्य ऐसे मामले से है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय होते हैं। नेक्स्ट, क पर एक बार चोरी और दूसरी बार घोर उपहत्य का आरोप है। चोरी करने और घोर उपहत्य के आरोप अलग अलग लगेंगे। पहला विकल्प सही है क्योंकि धारा 218 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है, पृथक अभियोग लगाया जाएगा और उसका पृथक पृथक विचारण किया जाएगा। नेक्स्ट, अभिभाग सौदेबाजी का प्रावधान किस पर लागू होता है? तो अभिभाग सौदेबाजी अर्थात प्ली बार्गेनिंग, इसके बारे में प्रावधान धारा 265 ए से लेके 265 एल तक में दिया गया है। तो धारा 265 ए के अनुसार प्ली बार्गेनिंग का प्रावधान ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा या ऐसे अपराधों के मामलों में लागू नहीं होगा जबकि वह अपराध देश की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर प्रभाव डालते हैं, स्त्रियों के विरुद्ध अपराध हैं और 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के विरुद्ध अपराध हैं। तो ऐसे अपराधों पर ये प्रावधान लागू नहीं होता है। तो इसमें पूछा है कि किस पर लागू होते हैं, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं
किसी पर लागू नहीं होते इनमें से। नेक्स्ट, यदि किसी न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश निर्णय में हस्ताक्षर नहीं करता तथा तिथि अंकित नहीं करता है तो यह किस प्रकार की अनियमितता होती है? तो इसके बारे में धारा 465 वन में प्रावधान दिया गया है कि यह केवल साध प्रक्रियात्मक अनियमितता है। दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, क चोरी का अभियुक्त है और गिरफ्तारी के पश्चात 90 दिन तक वह निरोध में रखा जाता है और दोषसिद्ध होने पर वह 1 वर्ष का कारावास दिया जाता है उसे। तो क्या वह 90 दिन की मुजराई का दावा कर सकता है? तो इसके बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 428 में दिया गया है। तो इसके तहत जब कोई व्यक्ति विचारण के दौरान या अन्वेषण के दौरान अगर वो कारावास में रहा है और बाद में विचारण समाप्त होने पर जब उसको दोष सिद्ध किया जाता है और दोष सिद्धि करने के बाद उसको कारावास दिया जा सकता है, तो दोष सिद्धि करने से पहले वो जितनी अवधि तक कारावास में रह चुका है तो उस अवधि को उसके कारावास में से घटा दिया जाएगा। तो इसी को सीआरपीसी में मुजराई कहते हैं या मुजरा कहती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपचार सीआरपीसी में प्रावधानित नहीं है? तो सीआरपीसी में निर्देश भी है, पुनरीक्षण भी है, क्योंकि इसके इन दोनों के बारे में प्रावधान जो है अध्याय 30 में दिया गया है। अपील के बारे में प्रावधान अध्याय 29 में दिया गया है, लेकिन पुनर्विलोकन का प्रावधान सीआरपीसी में नहीं है बल्कि यह सीपीसी में दिया गया है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की निम्नलिखित कौन सी धारा विवाह के विरुद्ध अपराध के अभियोजन से संबंधित है? तो विवाह के विरुद्ध अभियोजन से संबंधित धारा 198 है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की कौन सी धारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से मिलती जुलती है? तो धारा 97 जो होते वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से मिलती जुलती है। नेक्स्ट, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट संस्वीकृति अभिलिखित कर सकता है। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है संस्वीकृति अभिलिखित कर सकता है 164 के तहत, ये अन्वेषण के दौरान। तो ऐसा जो मजिस्ट्रेट है ज़रूरी नहीं है कि वो उस मामले का विचारण करने के लिए सक्षम हो। नेक्स्ट, डाकघर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? तो इसके बारे में प्रावधान धारा 92 में दिया गया है। तो डाकघर की तलाशी का जो वारंट है वो धारा 92 के अनुसार डीएम या सीजीएम कर सकता है। पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, सीआरपीसी के अंतर्गत मानहानि के अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है। तो मानहानि के अपराध के संज्ञान के बारे में प्रावधान धारा 199 में दिया गया है सीआरपीसी के कि पीड़ित जो व्यक्ति है उसके परिवार पर न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया जाता है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की निम्नलिखित किस धारा में पीड़ितों के उपचार के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो पीड़ितों के उपचार के बारे में प्रावधान धारा 357C में किया गया है। इसके तहत यदि कोई महिला है जो कि आईपीसी की धारा 376 से लेके 376A, B, C, D, DA, DB या इस तरह से लैंगिक अपराध से पीड़ित है तो उसके उपचार के बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 357 में दिया गया है। तो ऐसी पीड़िता का जो उपचार है वह किसी भी, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, उसमें निःशुल्क उसका उपचार किया जाएगा। यदि कोई डॉक्टर उसका प्राथमिक उपचार करने से इनकार करता है तो उसको आईपीसी की धारा 166B के तहत 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 24 के अंतर्गत लोक अभियोजक से अभिप्रेत है तथा उसमें शामिल है। तो धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त कोई व्यक्ति शामिल है इसमें, और लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति ये भी शामिल है। तो इस प्रकार तीसरा विकल्प सही है, 1 और 2 दोनों। क्योंकि लोक अभियोजक इसका के बारे में प्रावधान, क्योंकि लोक अभियोजक की जो परिभाषा दी गई है धारा 2 के U में दी गई है। धारा 2U के अनुसार
लोक अभियोजक से तात्पर्य है कि धारा जो 24 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति है और लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति लोक अभियोजक शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, सीआरपीसी की निम्नलिखित कौन सी धारा प्रतिकर भुगतान न्याय से संबंधित है? तो प्रतिकर भुगतान न्याय अर्थात पीड़ितों को प्रतिकर देने से संबंधित जो प्रावधान है वो धारा 357 में दिया गया है। तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, सीआरपीसी के अंतर्गत विकृत चित्त अभियुक्त को कुछ विधिक संरक्षण दिए गए हैं, तो ये प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो ये प्रावधान धारा 328 से लेके 339 तक में दिया गया है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी सही है, तीनों धाराओं में है। नेक्स्ट, अग्रिम जमानत मंजूर करने का क्षेत्राधिकार निहित है, तो किन न्यायालयों को अग्रिम जमानत देने का अधिकार है? तो इसके बारे में प्रावधान धारा 438 में दिया गया है कि अग्रिम जमानत देने का अधिकार केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। इस प्रकार चौथा विकल्प सही है, 1, 2 और 3 दोनों में। नेक्स्ट, दंडादेश जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थात सीजेएम धारा 29 के तहत 7 वर्ष से कम अवधि के लिए कोई कारावास का दंड दे सकते हैं। नेक्स्ट, सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में साक्षी की भाव भंगिमा के बारे में टिप्पणी करने का प्रावधान है? तो ये प्रावधान धारा 280 में दिया गया है। नेक्स्ट, जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है तो वह तुरंत रिपोर्ट करेगा, तो वह इसकी रिपोर्ट तुरंत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को करेगा। ऐसा प्रावधान धारा 174 सीआरपीसी में किया गया है। धारा 174 के अनुसार जबकि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है या उसको किसी जीव जंतु के द्वारा या यंत्र के द्वारा या दुर्घटना के द्वारा मार दिया गया है या मर गया है, तो ऐसी स्थिति में वह तुरंत घटना स्थल पर जाएगा और घटना के बारे में जो सूचना है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को देगा। नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बाध्य है। तो यह निर्णय किस केस में दिया गया था? तो इसे ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था। नेक्स्ट, सीआरपीसी के किस उपबंध के अधीन एक न्यायालय समन मामले को वारंट मामले में संपरिवर्तित कर सकता है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 259 के अनुसार जबकि अपराध 6 मास से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, तो ऐसे मामले के विचारण के दौरान यदि उपयुक्त समझता है तो न्यायालय उस समन मामले का जो विचारण है वो वारंट मामले के विचारण की तरह उसको विचारित कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। पत्नी शब्द के अंतर्गत तलाकशुदा पत्नी भी शामिल है। सही है। घरेलू संबंध का तात्पर्य वैवाहिक प्रकृति से है, ये गलत है क्योंकि घरेलू संबंध के अंतर्गत वैवाहिक संबंध, रक्त संबंध, धात्रिक संबंध ये सभी आते हैं। इस प्रकार से ए सही है परंतु आर गलत है, तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन समन मामलों के विचारण में सत्य है? तो समन मामले में आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं है, तो पहला विकल्प गलत है। तो पहला विकल्प गलत है तो 1 और 3 ये दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, दूसरा है छोटे मामलों में न्यायालय अभियुक्त को उसकी अनुपस्थिति में दोष सिद्ध कर सकता है। ये सही है क्योंकि इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 253 में दिया गया है कि छोटे मामलों में न्यायालय अभियुक्त को उसकी अनुपस्थिति में भी दोष सिद्ध कर सकता है। तीसरा है परिवाद वापस लेने पर न्यायालय अभियुक्त को छोड़ देगा, तो ये भी गलत है क्योंकि परिवाद वापस लेने पर अभियुक्त को
छोड़ता नहीं है बल्कि उसको दोषमुक्त कर देता है। इसके बारे में प्रावधान धारा 257 में दिया गया है। जब परिवाद वापस लिया जाता है तो उसका जो परिणाम होता है वो दोष मुक्ति होता है। और चौथा है, न्यायालय समन मामलों को वारंट मामले में परिवर्तित कर सकता है। तो ये भी सही है क्योंकि धारा 259 में ऐसा प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से 2 और 4 सही है, दूसरा विकल्प। नेक्स्ट, सीआरपीसी की कौन सी धारा के द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को विधिक सहायता दी जाती है? तो विधिक सहायता धारा 304 के तहत दी जाती है। ऐसी सहायता जो है वो निःशुल्क होती है। नेक्स्ट, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है। तो एक न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है वो धारा 167 के तहत अधिकतम 15 दिनों के लिए उसको निरोध प्राधिकृत कर सकता है। नेक्स्ट, एक संक्षिप्त विचारण वाले अपराध में निम्न में से कौन सा अपराध दंड दिया जा सकता है? तो संक्षिप्त विचारण में अधिकतम 3 माह तक का दंड दिया जा सकता है। ऐसा प्रावधान धारा 262 में दिया गया है, जो 3 माह से अधिक नहीं है। 262 में ऐसा प्रावधान किया गया है, खंड 2 में। नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति किसमें है? तो अग्रिम जमानत जो मंजूर करने की शक्ति होती है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को होती है। तो इस प्रकार से चौथा विकल्प सही है, सत्य न्याय। नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 95 के अधीन समापहरण की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा पास की जा सकती है? तो धारा 95 के अनुसार जबकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी समाचार पत्र या पुस्तक या किसी दस्तावेज में कोई राजद्रोहात्मक बातें हैं या राष्ट्रीय अखंडता पर प्रभाव डालने वाली बातें हैं या धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों में शत्रुता फैलाने वाली बातें हैं, तो ऐसी दस्तावेज, समाचार पत्र या पुस्तक को वो जब्त करने या उसको तलाशी लेने के लिए राज्य सरकार वारंट जारी कर सकती है। जो जब्त कर लिया जाता है ऐसा डॉक्यूमेंट, तो धारा 96 के तहत राज्य सरकार के ऐसे आदेश को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवश्यक तत्व नहीं है? तो FIR 154 में दिया गया है FIR के बारे में प्रावधान। तो FIR के जो आवश्यक तत्व हैं वो हैं कि यह पुलिस अफसर को दी जाने वाली सूचना है, सही है। सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित होनी चाहिए, यह भी सही है। यह सूचना घटना के बाद दी जाने वाली सबसे पहली सूचना होती है, तो ये भी सही है। सूचना किसी भी अपराध से संबंधित है, हो सकती है, चाहे वह संज्ञेय हो या असंज्ञेय, तो ये गलत है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 सही है, लेकिन चौथा गलत है। नेक्स्ट, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 29 के अनुसार कितना दंड देने का अधिकार है? तो धारा 29 के अनुसार जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है वो 1 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना का दंड दे सकता है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस केस में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए थे? तो ये निर्देश दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कि जो जुडिशियल अफसर हैं उनकी गिरफ्तारी के संबंध में कैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इस प्रकार का जो दिशा निर्देश जारी किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? संज्ञेय मामले में इत्तिला अर्थात FIR 154 में सुमेलित है। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी धारा 44 ये भी सुमेलित है। आरोप की अंतर्वस्तु धारा 211 ये भी सुमेलित है। एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण धारा 218 ये सुमेलित नहीं है। इस प्रकार चौथा विकल्प सही है। एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण का जो प्रावधान है वो धारा 220 में दिया गया है। इसके तहत जबकि कई अपराधों को मिलाकर एक ही समव्यवहार बनता है, तो ऐसे अपराधों का एक साथ विचारण किया जा सकता है। जबकि धारा 218 में ये बताया गया है कि प्रत्येक सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप होगा और उसका पृथक विचारण किया जाएगा, ये धारा 218 में बताया गया है। नेक्स्ट, सीआरपीसी में समनीय और असमनीय अपराधों का वर्गीकरण उपबंधित है।
तो समनीय अपराध कौन से हैं और कौन से अपराध असमनीय हैं, इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 320 में दिया गया है। धारा 320 के अंतर्गत एक सूची दी गई है और उस सूची में आने वाले अपराधों का ही समन किया जा सकता है, अन्य का नहीं। नेक्स्ट, जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो जमानती के रूप में दिखाया गया है। तो कहाँ दिखाया गया है? ऐसा सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में दिखाया गया है। तो केवल वही अपराध जमानती होंगे जिसको सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में ये बताया गया है कि ये जमानती हैं। तो जमानती अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराधों से है जिसमें जमानत की मांग अधिकार स्वरूप की जा सकती है, और गैर जमानती अपराध वैसे होते हैं जिनमें जमानत देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, उसमें अधिकार स्वरूप जमानत की मांग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की किस धारा में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है? तो अपराध शब्द को सीआरपीसी की धारा 2 या 2N में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार अपराध से ऐसा कोई कार्य या लोप अभिप्रेत होता है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, और इसके अंतर्गत ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत परिवाद किया जा सकता है। नेक्स्ट, कोई न्यायालय सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को विचारण के किसी भी चरण में बुला सकता है जिसकी परीक्षा हो चुकी है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है? तो ये प्रावधान धारा 311 में दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यदि कोई व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है तब। तो यदि कोई व्यक्ति अपने गिरफ्तारी का बलपूर्वक प्रतिरोध करता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए उसे आवश्यक सब साधनों को प्रयोग में ला सकता है। पहला विकल्प सही है। ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 46(2) में दिया गया है। नेक्स्ट, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने सीआरपीसी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन लोक सेवकों के अभियोजन के लिए अधिकतम कितनी अवधि में संस्वीकृति देने को कहा है? तो ये 4 माह की अवधि में देना आवश्यक बताया गया है। नेक्स्ट, अग्रिम जमानत से संबंधित कौन सा वाद है? तो जोगिंदर उर्फ जिंदी बनाम हरियाणा राज्य का जो केस है वो अग्रिम जमानत से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाद सीआरपीसी की धारा 144 से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया का जो केस है यह धारा 144 से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया है कि सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन जो निर्धारित भरण पोषण की धनराशि है वो धारा 24 के अधीन वैवाहिक कार्रवाई में निर्णीत निर्वाह व्यय की राशि के विरुद्ध समायोजित हो सकती है और उस राशि से अतिरिक्त और अधिक राशि के रूप में नहीं होनी चाहिए? तो ऐसा जो निर्णय है वो सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। नेक्स्ट, एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति की कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के अंदर हाजिर होने पर अपनी कुर्क संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। तो ये धारा 85 के अनुसार वो 2 वर्ष के अंदर, कुर्की के 2 वर्ष के अंदर यदि हाजिर होता है और न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के लिए फरार नहीं हुआ था और उसे उद्घोषणा की सूचना ही नहीं मिली थी जिससे वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो सके, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है कुर्की के परिणामिक जो व्यय हैं, जो कुर्की करने में उसको खर्च वगैरह आए हैं, उन सबों को काट करके जो शेष बची धनराशि है वह ऐसे व्यक्ति को वापस कर देगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जहां यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त कारण है कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराधों के अन्य सभी मामलों में न्यायिक विवेक का प्रयोग न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर करने के पक्ष में किया जाएगा? तो ऐसा जो निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय ने गुरचरण सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन के केस में दिया था। नेक्स्ट,
सीआरपीसी की किस धारा के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति का गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाता है? तो सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा अर्थात मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जो परीक्षण होता है वो धारा 54 के तहत किया जाता है, जबकि धारा 53 और 53A के तहत जो परीक्षण किया जाता है वो किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा किया जा सकता है, अर्थात चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा किया जाता है। लेकिन धारा 54 के तहत जो मेडिकल परीक्षण होता है वो सदैव सरकारी डॉक्टर या मेडिकल ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की किस धारा के अनुसार यथासंभव आईपीसी की धारा 376, 376A से 376DB तक के अपराधों का विचारण महिला पीठासीन न्यायाधीश द्वारा करना चाहिए? तो ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 26 का में दिया गया है, 26A के परंतुक में दिया गया है। नेक्स्ट, सीआरपीसी के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? तो जो लघुकरण होता है वो धारा 433 के तहत समुचित सरकार कर सकती है। 14 वर्ष के कारावास में होता है और इसे समुचित सरकार लघुकरण कर सकती है। जबकि धारा 432 में किसी सजा के निलंबन या परिहार के बारे में प्रावधान है, तो निलंबन या परिहार भी समुचित सरकार ही करती है और लघुकरण भी समुचित सरकार ही कर सकती है। नेक्स्ट, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? तो संज्ञेय अपराध में जो पुलिस अधिकारी होता है अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता, ये गलत है क्योंकि उसको गिरफ्तार कर सकता है। अभियुक्त को रिमांड आदेश के बिना पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है, ये भी गलत है। अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। चौथा है अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, तो यही विकल्प सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में यह विनिश्चित किया गया कि अभियुक्त केस डायरी का उपयोग नहीं कर सकता है? अभियुक्त या उसके अधिवक्ता न तो केस डायरी को मंगवा सकते हैं और न ही उसके अवलोकन का दावा कर सकते हैं। तो जो ऐसा निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय ने मधुलिमय बनाम भारत संघ के केस में दिया था, दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की किस धारा में वादों और अपीलों को अंतरित करने की सत्र न्यायालय की शक्ति का प्रावधान दिया गया है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है सत्र न्यायालय की शक्ति है, सत्र न्यायालय की शक्ति धारा 408 में है। धारा 406 में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है मामलों और अपीलों को अंतरित करने की, और धारा 407 में हाई कोर्ट की शक्ति का प्रावधान दिया गया है। इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही है, धारा 408। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवैध गिरफ्तारी विचारण को दूषित नहीं करती है, सही है। एक संस्वीकृति अवैध गिरफ्तारी से अविधिमान्य नहीं हो जाती है, ये भी सही है। केवल एक व्यक्ति को पुलिस थाने में रखना या उसके गमनागमन को पुलिस थाने की सीमा के भीतर ही प्रतिबंधित करना गिरफ्तारी की कोर्ट में आता है, ये भी सही है। गिरफ्तारी हथकड़ी लगाकर करना आवश्यक नहीं है, यह मात्र मौखिक उद्घोषणा के द्वारा भी हो सकती है। तो इस प्रकार सभी विकल्प सही हैं, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 77 के अधीन गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित किया जा सकता है। तो धारा 77 में ये प्रावधान किया गया है कि गिरफ्तारी का जो वारंट होता है वो भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। नेक्स्ट, समन मामले का अर्थ है। तो समन मामले का अर्थ ऐसे अपराध से है जो 2 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध हैं, अर्थात 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों को समनीय अपराध कहते हैं। यह धारा 2W में बताया गया है, इसकी परिभाषा 2W में दी गई है। नेक्स्ट, किस वाद में यह निर्धारित हुआ कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने या संज्ञान में लेने के समय अभियुक्त को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है? तो यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने उड़ीसा राज्य बनाम देवेंद्र नाथ पहाड़ी के केस में दिया था। नेक्स्ट,
सीआरपीसी की किन धाराओं में सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया दी गई है? तो सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया धारा 225 से 237 तक में दी गई है। धारा 238 से लेके 250 तक में वारंट मामलों का विचारण है। 238 से 250 वारंट मामलों का विचारण है। 260 से 265 तक में संक्षिप्त विचारण है और 251 से 259 तक ये है समन मामलों का विचारण है। नेक्स्ट, अन्वेषण के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली सब कार्यवाही हैं। तो ये अन्वेषण के दौरान जो कार्यवाही की जाती है पुलिस अधिकारी के द्वारा, ये अपराध के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करने के लिए कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट, यदि परिवादी मामले की सुनवाई के दिन अनुपस्थित है तो मजिस्ट्रेट स्वविवेक से कुछ विशेष परिस्थितियों में अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है। तो निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जा सकता है? तो जब कि आरोप विरचित कर दिया गया हो तब अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान धारा 249 में दिया गया है सीआरपीसी के। नेक्स्ट, एक गिरफ्तारी का वारंट तथा सीआरपीसी की धारा 82 के अधीन फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा एक साथ जारी की गई तथा बाद में धारा 83 के अधीन कुर्की का एक पारिणामिक आदेश भी निर्गत किया गया। इन आदेशों की वैधानिकता क्या है? तो किसी अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए वारंट जारी किया जाता है और अगर वह वारंट के अनुसार वो न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता है तब ऐसी स्थिति में उसको न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने को बाध्य करने के लिए उद्घोषणा जारी की जाती है और उद्घोषणा जारी करने के बाद कुर्की होती है। तो इस मामले में चूँकि वारंट और उद्घोषणा एक साथ जारी की गई है तो यह ऐसी उद्घोषणा अवैधानिक और अनुचित है और जब उद्घोषणा अवैधानिक हो गई तो उसका जो कुर्की का है उसका भी परिणाम दूषित हो गया। इसलिए तीसरा विकल्प सही है कि धारा 82 के अधीन आदेश अवैधानिक है तथा अनुचित है, जिससे कुर्की का परिणामिक आदेश भी दूषित हो गया। नेक्स्ट, एक ब्रिटिश नागरिक ने भारत में पंजीकृत विमान पर अपराध किया। अपराधी के विरुद्ध सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है? तो उसके विरुद्ध कार्रवाई धारा 188 के अंतर्गत की जा सकती है। नेक्स्ट, गलत उत्तर इंगित कीजिए। सीआरपीसी की धारा 125 के अधीन एक आदेश पारित किया जा सकता है जबकि एक व्यक्ति भरण पोषण करने से उपेक्षा करता है या इनकार करता है। तो इसमें गलत क्या है ये पूछा गया है। पहला, अपनी पत्नी के चाहे वह पारस्परिक सहमति से अलग रह रही हो। दूसरा, अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का। तीसरा, अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का जो शारीरिक या मानसिक असामान्यता के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। चौथा, अपने माता पिता का। तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा तो सही है, इसमें गलत उत्तर पूछा है तो ये पहला उत्तर गलत है। नेक्स्ट, उन्मोचन का आदेश क्या है? तो उन्मोचन का आदेश जो होता है वो निर्णय नहीं है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 50 यह उपबंधित करता है कि बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार एवं यदि गिरफ्तारी जमानती अपराध के लिए हुई हो तो उसके जमानत के अधिकार संसूचित किए जाएंगे। इस धारा के प्रावधानों के उल्लंघन का क्या प्रभाव होगा? जब इस धारा का उल्लंघन होता है अर्थात किसी व्यक्ति को किस लिए गिरफ्तार किया गया है ये नहीं बताया जाता और अगर उसका जमानती अपराध है और उसको ये नहीं बताया जा सकता कि वो जमानत ले सकता है तो ऐसी स्थिति में ऐसी जो गिरफ्तारी है वो अवैध हो जाएगी और गिरफ्तार व्यक्ति अपनी रिहाई हो तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 24 में लोक अभियोजक शब्दों के पश्चात अंतःस्थापित शब्द हैं। तो धारा 24 में लोक अभियोजक के अंतर्गत एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक शामिल हैं। तो ये जो उपबंध जोड़ा गया है ये स्पेशली उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जोड़ा गया है कि एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक भी
लोक अभियोजक के अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट, समनीय अपराध उपबंधित है। तो समनीय अपराध के बारे में धारा 320 में बताया गया है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ते समय मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपित किसी शर्त को सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय रूपांतरित कर सकता है, धारा 439 के तहत। नेक्स्ट, बलात्कार के अपराध के अन्वेषण के दौरान पीड़ित की चिकित्सकीय जांच कराई जा सकती है। तो बलात्कार पीड़िता के चिकित्सकीय जांच या मेडिकल परीक्षण की जो प्रावधान है वो धारा 164A में दिया गया है। इसके अनुसार कि उस पीड़िता की सहमति से या उस पीड़िता की ओर से जो सहमति देने के लिए सक्षम है, ऐसे व्यक्तियों की सहमति से ही उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा सकता है। चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की मुख्य विशेषता क्या है। तो सीआरपीसी की जो मुख्य विशेषता है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है। नेक्स्ट, गैर जमानती अपराध के मामले में जमानत के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो गैर जमानती मामलों में जो जमानत लिए जाने के संबंध जो प्रावधान है उसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला है, यदि संबंधित न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजक अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में असफल रहा है तो जमानत दी जा सकती है, यह सही है। दूसरा है, यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व में होते हुए भी मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए ऐसे व्यक्ति को जमानत पर मुक्त करने की आवश्यकता है तो जमानत दी जा सकती है, तो ये भी सही है। तीसरा है, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता जिसकी आवश्यकता अन्वेषण में साक्षियों द्वारा पहचानने के लिए हो सकती है। तो ये प्रावधान गलत है, क्योंकि धारा 437 का जो परंतुक है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी अभियुक्त को जमानत मंजूर करने से केवल इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसकी आवश्यकता अन्वेषण में साक्षियों को पहचानने के लिए हो सकती है। चौथा है, यदि अपराध मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा 7 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय है तो कोई भी व्यक्ति लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए बिना जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस प्रकार ये 1, 3, 1, 2 और 4 तो सही हैं, लेकिन तीसरा विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की किस धारा के अधीन आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति ली जाती है। तो धारा 110 के तहत तो ऐसे व्यक्तियों से 3 वर्ष के लिए सदाचरण बनाए रखने के लिए प्रतिभूति ली जाती है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 164 के अधीन संस्वीकृति अभिलेखन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा मजिस्ट्रेट का कर्तव्य नहीं है। तो धारा 164 के तहत जो मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त व्यक्ति की संस्वीकृति करते हैं तो उसमें उन समूह का कुछ कर्तव्य होता है। जैसे संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति को यह स्पष्ट करने का कर्तव्य कि वह संस्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है। यह मजिस्ट्रेट का कर्तव्य होता है कि वो उसको बताए कि वह संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है, और यदि वह ऐसी संस्वीकृति करता है तो उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपयोग की जा सकती है। यह भी सही है। संस्वीकृति करने वाले कथन को प्रश्न एवं उत्तर के रूप में अभिलिखित करने का कर्तव्य, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है। तो अग्रिम जमानत से संबंधित वाद दिनेश डालमिया बनाम सीबीआई का केस है। नेक्स्ट, डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज़ की तलाशी के लिए कौन वारंट जारी कर सकता है। तो इसमें जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थात डीएम और सीजीएम ये दोनों लोग जारी कर सकते हैं। इसका प्रावधान धारा 92 में दिया गया है। नेक्स्ट, न्यायाधीशों एवं लोक सेवकों को अभियोजित करने के संबंध में सीआरपीसी की किस धारा में प्रावधान है। तो इसके बारे में प्रावधान धारा 197 में दिया गया है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। तो ऐसा प्रावधान धारा 304 में दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, सीआरपीसी का विस्तार
जम्मू और कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत पर है। तो ये नवीन जो संशोधन हुआ है जिसके तहत जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया, इसके संशोधन के द्वारा अब जो सीआरपीसी के जो प्रावधान है, सीआरपीसी नहीं लगभग भारत में जो प्रवर्तित सभी विधियों का प्रावधान जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो रहा है। तो इस प्रकार से पहला विकल्प सही है। दूसरा है सीआरपीसी के अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंध नागालैंड राज्य व जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। तो ये कथन गलत है, क्योंकि धारा 8, 10 और 11 से संबंधित प्रावधान नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं। इसके अलावा जो सीआरपीसी के अन्य प्रावधान हैं वो इन राज्यों में लागू नहीं होते हैं। तीसरा है सीआरपीसी 25 जनवरी 1974 से प्रवर्तन में है। तो यह 25 जनवरी इसकी प्रवर्तन की तिथि नहीं है, बल्कि 25 जनवरी सन 74 को इस पर राष्ट्रपति ने मुहर अपनी लगाई थी, राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी थी। और सीआरपीसी का जो प्रवर्तन है 1 अप्रैल सन 1974 से है इसका प्रवर्तन। और चौथा विकल्प है सीआरपीसी का अध्याय 2 दंड न्यायालयों और कार्यालयों के गठन से संबंधित है। तो इस प्रकार से 1 और 4 सही है, बाकी 2 और 3 गलत है। अधिसूचना के अनुसरण में तिहाड़ जेल में सत्र न्यायालय की बैठक करना अवैध नहीं था। यह किस वाद में यह धारित किया गया है? तो यह निर्णय दिया गया था केहर सिंह बनाम राज्य के केस में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक सरकार की तरफ से न्यायालय में उपस्थित होते हैं। सही है। लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक लिखित प्राधिकार से न्यायालय में हाजिर होते हैं और अभियोजन करते हैं। यह भी सही है। लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजक दोनों ही मजिस्ट्रेट के न्यायालयों व सत्र न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करते हैं। तो इस प्रकार से सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जांच एक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। सही है। जांच एक न्यायिक कार्यवाही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जांच एक न्यायिक कार्रवाई है, क्योंकि यह मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है। और तीसरा है जांच का उद्देश्य कुछ तथ्यों की सत्यता अथवा असत्यता को सुनिश्चित करना है। ये भी सही है। आपराधिक मामलों का द्वितीय चरण जांच है, ये भी सही है। जो प्रथम चरण होता है अन्वेषण होता है और दूसरा चरण जांच का होता है। तो इस प्रकार से तीसरा विकल्प ही सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर दीजिए। पहला है धारा 366। तो 366 में सत्र न्यायालय के द्वारा जब मृत्यु दंड की सज़ा दी जाती है तो इसकी हाई कोर्ट के द्वारा पुष्टि होना आवश्यक होता है। तो धारा 366 का दूसरा हो गया। 376 में है छोटे मामलों में अपील ना होना। 437 में है गैर जमानती मामलों में जमानत से संबंधित प्रावधान। और धारा 482 में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ बताई गई हैं। तो इस प्रकार 2, 1, 4, 3 पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केस में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं के पर्याप्त साधन हैं वह अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये विजय मनोहर अरवट बनाम काशीराव राजाराम के केस में दिया गया था। नेक्स्ट, आरोप में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होना आवश्यक नहीं हैं? तो आरोप में उस अपराध का विवरण जिसके लिए अभियुक्त को आरोपित किया जा रहा है, ये सही है, ये होना चाहिए। आवश्यक रूप से उस अंतर्विष्ट अपराध की परिभाषा सहित विधि की धारा जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है, तो ये आवश्यक रूप से कहा गया है, तो ये ही सही नहीं है। उसके अलावा अपराध के समय तथा स्थान की विशिष्टियाँ ये 212 में है, ये भी बताया जाना जरूरी है। अपराध की रीति जिससे अपराध किया गया 213 ये भी शामिल किया जाता है। लेकिन अपराध की परिभाषा तो दी जाती है लेकिन आवश्यक नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कोई अपराध किया गया है और वह अपराध विधि में परिभाषित ही नहीं किया गया है तो उसकी परिभाषा कैसे दी जाएगी, तो इसलिए दूसरा विकल्प ही सही नहीं है। नेक्स्ट, कोई अभियुक्त प्ली बार्गेनिंग का आवेदन कहाँ कर सकता है? तो प्ली बार्गेनिंग के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 265 ए से लेके 265 एल तक में दिया गया है। तो 265 बी में यह बताया गया है कि प्ली बार्गेनिंग का जो आवेदन है ऐसे न्यायालय में किया जाएगा जहां की वह अपराध
विचाराधीन है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की किस धारा में न्यायालय को यह शक्ति है कि वह अपराध के किसी भी चरण में किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुला सकता है? तो ऐसा उपबंध धारा 311 में दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, विनिर्दिष्ट मामलों में अनेक व्यक्तियों का संयुक्त विचारण हो सकता है। तो अनेक व्यक्तियों का संयुक्त विचारण हो सकता है क्योंकि इसके बारे में धारा 223 सीआरपीसी में जो प्रावधान किया गया है। दूसरा है, एक अभियुक्त व्यक्ति अपने सह अभियुक्त के साथ संयुक्त विचारण के अधिकार का दावा कर सकता है। तो ये गलत है क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य अभियुक्त के साथ संयुक्त रूप से विचारण का दावा नहीं कर सकता है। यह न्यायालय के ऊपर होता है कि वह अनेक व्यक्तियों को एक साथ विचारण करे। तीसरा है, सामान्यतः यह अभियोजक का अधिकार है कि वह निर्णय ले कि किसे अभियोजित करना है। तो तीसरा भी सही है। अभियोजक एक व्यक्ति का अभियुक्त के रूप में शामिल करने से इनकार कर सकता है तथा उसका अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षण कर सकता है। तो चौथा भी सही है। इस प्रकार 1, 3, 4 सही है, तो चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट, सीआरपीसी के निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत लिपिकीय या गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन वर्जित है? तो किसी भी निर्णय में केवल लिपिकीय या गणितीय भूल को ठीक करने के अलावा कोई और जो परिवर्तन है वो नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में प्रावधान धारा 362 में दिया गया है। चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आवेदन पर किया जा सकता है? तो मामलों को अंतरित करने की जो शक्ति है वो धारा 406 में सुप्रीम कोर्ट को होती है, 407 में हाई कोर्ट को होती है और 408 में वो सत्र न्यायालय को ऐसी शक्ति दी गई है, कोर्ट ऑफ सेशन को। तो उच्चतम न्यायालय में जो मामलों को अंतरित करने के लिए आवेदन दिया जाता है वो भारत के महान्यायवादी के द्वारा किया जाता है, धारा 406 के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध व्यक्तियों द्वारा समनीय नहीं है? तो कूटकृत सिक्का बनाना यह व्यक्तियों के द्वारा समनीय नहीं होता है। यह राज्य के विरुद्ध अपराध होता है, देश के विरुद्ध अपराध होता है, इसलिए इसका समन व्यक्तियों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पुलिस रिपोर्ट धारा 2R में परिभाषित है, संज्ञेय अपराध धारा 2C में परिभाषित है, जमानती अपराध ये सुमेलित नहीं है क्योंकि जमानती अपराध को धारा 2A में परिभाषित किया गया है और अन्वेषण को धारा 2H में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित न्यायालयों के वर्ग पर विचार कीजिए। तो धारा 6 में न्यायालयों के वर्ग बताए गए हैं कि दंड न्यायालय में कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं। तो इसमें है उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इस प्रकार से उपयुक्त सभी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट, कथन सीआरपीसी की धारा 433 समुचित सरकार को दंड के लघुकरण की शक्ति प्रदान करती है। तो कथन तो सही है, कारण सरकार आजीवन कारावास के दंड को 10 वर्ष के कारावास के दंड में लघुकरण कर सकता है। तो ये गलत है क्योंकि आजीवन कारावास के सज़ा को 14 वर्ष तक के कारावास की सज़ा में परिवर्तित किया जा सकता है, इससे कम में नहीं। इस प्रकार से कथन सही है परंतु कारण गलत है। तीसरा विकल्प ए सही है, आर गलत है। की धारा 265A कितने दंड की अवधि पर लागू होती है? तो धारा 265A में प्ली बार्गेनिंग का प्रावधान किया गया है या अभियोजन का संपणन जिसे कहते हैं, जो धारा 265A से 265L तक में उपबंधित है। तो ये 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधों के मामले में लागू होती है। पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, ए को सुल्तानपुर में शारीरिक क्षत की गई थी और वह उन क्षतियों के कारण लखनऊ में जहां उसे इलाज के लिए लाया गया था मर जाता है। निम्नलिखित कथनों में से किस न्यायालय को इस मामले के विचारण के लिए क्षेत्राधिकार होगा?
तो इस मामले में जो न्यायालय हैं सुल्तानपुर और लखनऊ, इन दोनों को इसका विचारण का क्षेत्राधिकार होगा, क्योंकि धारा 179 के अनुसार जब कोई कार्य किसी की गई बात और निकले हुए परिणाम के कारण दंडनीय है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे न्यायालय के द्वारा उस अपराध का विचारण किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत ऐसा कार्य किया गया या ऐसा परिणाम निकला। तो 179 के अनुसार उपयुक्त सुल्तानपुर और लखनऊ दोनों जगहों पर इसका विचारण किया जा सकता है। नेक्स्ट, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय कारावास का दंड दे सकता है। तो कितने अवधि के कारावास का दंड दे सकता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट? तो यह 1 वर्ष तक के कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना का सजा दे सकता है। ऐसा प्रावधान धारा 29 में दिया गया है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहला है पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा, ये धारा 161 के तहत की जाती है। बलात्कार के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा, ये धारा 53A के तहत की जाती है। बलात्कार के धारा 53A। तीसरा है बलात्कार के शिकार व्यक्ति की चिकित्सा परीक्षा, ये धारा 64A के तहत की जाती है। और परिवादी की परीक्षा धारा 200 के तहत की जाती है। तो इस प्रकार से 2, 1, 4, 3 अर्थात दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 107 के अंतर्गत एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक व्यक्ति को परिशांति कायम रखने के लिए किस अवधि तक के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है? तो धारा 107 के तहत 1 वर्ष तक की अवधि के लिए परिशांति बनाए रखने के आदेश दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीआरपीसी के लगभग 100 प्रश्नों को कवर किया है और आगे के वीडियो में हम लगातार कोशिश करेंगे कि सीआरपीसी के लगभग सभी प्रश्नों को अपने वीडियो में शामिल करें। भी वीडियो जो भी हम बनाएंगे वो मिलते रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों का साथ शेयर करें। धन्यवाद।